हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू श्रीजी आईएएस। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए। ये अभी न्यूज़ में है और इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल में इसको डिकोड करने वाले हैं। भारत ने पिछले 5 वर्ष में कितने देशों के साथ एफटीए साइन किया है वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है भारत जैसी इकोनॉमी के लिए। राइट, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट है क्या। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज अ पैक्ट बिटवीन अ कंट्रीज टू रिड्यूस और एलिमिनेट टैरिफ्स, कोटा एंड ट्रेड बैरियर्स। यहाँ पे तीन शब्दों को हमको विशेष का ध्यान रखना है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, जब दो देश आपस में क्या करते हैं, ये एक सहमति बनाते हैं, ये पैक्ट करते हैं कि हम जो ट्रेड बैरियर्स हैं या जो ट्रेड्स पर लगने वाला जो टैरिफ है उनको या तो कम कर देंगे या उनको 100% एलिमिनेट कर देते हैं, या जो अन्य ट्रेड बैरियर्स रहते हैं उनको हम हटा देंगे। ठीक है ना, ट्रेड के माध्यम से जो लगने वाले हैं। राइट, तो इसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी भारत ने भी, इंडिया और न्यूजीलैंड ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इसका मतलब है दोनों देश आपस में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और कोई प्रोडक्ट पर टैक्स कम या जीरो हो सकता है। ये एग्रीमेंट इंडिया के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा स्टेप माना जा रहा है। अब इसके क्या की फीचर्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे। सिंपल उसमें समझते हैं कि इस एग्रीमेंट से इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार या ट्रेड कोऑपरेशन बढ़ेगा। इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं न्यूजीलैंड में आसानी से बिकेंगे और न्यूजीलैंड के जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में आसानी से इंटर कर सकेंगे। दोनों कंट्रीज का रिलेशन स्ट्रांग होगा, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा इससे इकोनॉमी को ओवरऑल। राइट, इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि $20 बिलियन के समथिंग इन्वेस्टमेंट करेगा न्यूजीलैंड भारत में, है ना। वो सारी की सारी चीज़ें हम देखें कि तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसके की फीचर्स हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पर आपने ये वर्ड देखा है टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? टैरिफ का मतलब है इम्पोर्ट टैक्स। जैसे अगर एक देश है, भारत का कोई भी यहाँ से सामान जाता है, कोई भी गुड्स जाता है, सपोज दैट अन्य देश में किसी में, जैसे स्विट्जरलैंड में भी जाता है या न्यूजीलैंड में जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, उस पर कुछ टैक्स लगाया जाता है। तो टैरिफ का मतलब किसी दूसरे देश में आने वाले सामान पर लगने वाला टैक्स। अगर इंडिया ने न्यूजीलैंड को कपड़े जाते हैं इंडिया से न्यूजीलैंड को, तो उस पर लगभग सपोज दैट 20% टैक्स लगता है, तो कपड़े महंगे हो जाएंगे। अगर एफटीए के बाद टैक्स जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, कपड़े सस्ते मिलने लगेंगे और ज़्यादा बिकेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा कि सामान सस्ता होता है, सेल्स बढ़ जाती है और एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। दूसरा यहाँ पर एक और शब्द था कोटा। कोटा का मतलब होता है क्वांटिटी लिमिट, है ना। ऐसा समझते हैं इसको कि कोटा का मतलब एक लिमिट होती है कि कितना सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि न्यूजीलैंड बोले कि भारत सिर्फ 10,000 टन चावल भेज सकता है, ये कोटा होता है। और एफटीए के बाद क्या होता है, कोटा हटा दिया जाता है, तो इंडिया जितना डिमांड हो उतना चावल भेज सकता है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि ज़्यादा बिजनेस होता है, फार्मर्स और जो कंपनीज हैं उनको फ़ायदा होता है। तो दो कॉन्सेप्ट हमने समझे यहाँ पे। थर्ड है ट्रेड बैरियर्स। अब चूंकि क्या होता है, कई देश अपने देश की जो खुद की इंडस्ट्रीज हैं, खुद के जो फार्मर्स हैं, उनको बचाने के लिए कई तरह के बैरियर्स लगाते हैं, है ना। जैसे कि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होगा, क्वालिटी अप्रूवल डिले होता है, एक्स्ट्रा लाइसेंस, है ना, कॉम्प्लेक्स कस्टम्स रूल्स रहते हैं। ये इस तरह के बैरियर्स दिखाई देते हैं। इससे क्या होता है, ट्रेड मुश्किल हो जाता है किसी भी देश को। सपोज दैट भारत से कोई शिपमेंट जाता है न्यूजीलैंड में और वहाँ पर क्वालिटी अप्रूवल के नाम पर डिले होता चला जाता है और 1 साल लग जाता है किसी शिपमेंट को, तो जितने भी ट्रेडर्स होंगे क्यों ऐसे डेस्टिनेशन को प्रेफर करेंगे। तो इस तरह के जो ट्रेड बैरियर्स भी होते हैं वो भी एफटीए में हटाए जाते हैं, उनको भी रिमूव किया जाता है। तो इसी से ये सारे के सारे तीन चीज़ें यहाँ से निकल कर आती हैं, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए भारत के लिए ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट या स्ट्रेटजिक ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। अब यहाँ पर हम सेक्टर वाइज समझेंगे हिस्टोरिक माइलस्टोन क्यों कहा जा रहा है इसको। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर जो एग्जैक्टिव समरी है इसको हम देखते हैं 4 चीज़ों में। एक तो 100% ड्यूटी एलिमिनेटेड ऑन ऑल इंडियन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स अपॉन एंट्री इनटू फोर्सेस। यानी भारत से जाने वाला जो भी गुड्स होगा, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट उसको बोलते हैं, जिस सामान को हम छू सकते हैं, जैसे कार है या जो भी अदर गुड्स हैं, भारत से अगर न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट होते हैं तो उस पर 100% जितना भी सामान जाएगा उस पर 100% अभी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो नहीं लगेगी। तो ड्यूटी फ्री कर दिया गया है सबसे पहला।
दूसरा है कि भारत ने पिछले ये सबसे फास्टेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत का न्यूजीलैंड के साथ में, यानी 9 मंथ में भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी देश के साथ में पहली बार ऐसा है कि किया है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कई वर्ष लग जाते हैं। जैसे यूएसए के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो पाया, या कनाडा के साथ में अभी तक कई वर्ष हो गए उसको चलते चलते। ईयू के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था और उसमें कई वर्ष लगे, लेकिन बाद में अल्टीमेटली अभी इस साल हुआ है। तो यहाँ पर ये 9 महीने में पहला ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने बहुत फास्ट तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा न्यूजीलैंड के माध्यम से 15 साल में, वो लगभग $20 बिलियन के समथिंग रहने वाला है। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के लिए कि एक ओशनिया कंट्री है बेसिकली, जो भारत में इस तरह का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और यहाँ पे फैक्टर है, न्यू टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री TEE वीज़ास दिए जाएंगे जो स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, जैसे जो टीचर्स हैं, योगा प्रोफेशनल्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, या जो अन्य IT सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको क्या किया जाएगा, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीज़ा दिया जाएगा 5,000 को पर ईयर का। तो ये हम समझते हैं कि एग्जेक्टिव समरी हम लोगों ने देखी। इसका क्या फ़ायदा होगा, किन को फ़ायदा होगा, तो इसके की बेनिफिशरीज हैं जैसे फार्मर्स हैं, MSME है, हमारे देश का यूथ है, वेमेन लेड एंटरप्राइजेस हैं और आर्टिसंस हैं, इन सभी को इसका फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है न्यूजीलैंड के साथ में, उसका क्या ट्रेजेक्ट्री ग्रोथ देते हैं अगर हम, तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो ट्रेड है 10 साल में कितना बढ़ा है। 2015 और 16 में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो ट्रेड था वो लगभग $308 मिलियन के समथिंग था। 2024-25 में लगभग 10 साल में ये लगभग डबल हो गया है। अभी देखेंगे आप तो $711 मिलियन के समथिंग है। ठीक, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट टू न्यूजीलैंड। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है यहाँ पर। दूसरा, इंडिया क्या इंपोर्ट करता है न्यूजीलैंड से। 2015-16 में हम $547 मिलियन का इंपोर्ट करते थे न्यूजीलैंड से। बहुत सारे गुड्स यहाँ से, सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा सिग्निफिकेंट राइज हुआ है $587 मिलियन का। तो अब 10 साल में न्यूजीलैंड का जो एक्सपोर्ट है भारत के लिए वो बहुत कम बढ़ा है, लेकिन भारत का जो एक्सपोर्ट है न्यूजीलैंड को वो लगभग डबल हो गया है। इसीलिए भी हमारे लिए एक क्या है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ऐसे समय पर जब विश्व में एक इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी स्थिति है, यूएसए और ईरान के साथ में युद्ध चल रहा है, उधर रसिया और यूक्रेन के साथ में युद्ध चल रहा है, तो भारत इतना तेजी से इमर्जिंग इकोनॉमी है कि हर एक देश चाहता है कि भारत के साथ FTA साइन हो। अब पिछले साल में आप देखें, पिछले 5 साल में भारत का ये 7th FTA साइन किया हुआ है ना। इससे क्या पता चलता है कि इंडिया दुनिया के साथ ट्रेड रिलेशंस फास्ट स्पीड में बदल रहे हैं बेसिकली, है ना। तो पिछले 5 साल में जिन देशों के साथ में भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उनमें से मॉरिशस है, UAE है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन जो यूनियन है उसकी, है ना, अभी हुआ रिसेंटली, UK है, ओमान है। इन देशों के साथ भारत ने पिछले 5 साल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेते हैं फैक्चुअली, जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं। तो न्यूजीलैंड एक हाई इनकम ओशनिया इकोनॉमी है, ठीक है ना। पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, लगभग $49,000, समझ रहे हैं। तो भारत में बहुत कम पर कैपिटा इनकम है इन कंपैरिजन टू न्यूजीलैंड, राइट। मार्केट जो कैपेसिटी है इनकी वो 47 बिलियन एनुअल इंपोर्ट्स करते हैं ये पूरे विश्व से। ग्लोबल इन्वेस्टर अगर बात करें तो $422 बिलियन का, और विश्व की जो इकोनॉमी है उसमें 8% GDP एनुअली ये इन्वेस्ट करते हैं। अगर बात करें कल्चरल विज देखें तो लगभग 3 लाख के समथिंग डायस्पोरा रहता है। जो न्यूजीलैंड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 5% इंडियन डायस्पोरा आपको दिखाई देगा। तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं द आर्किटेक्चर ऑफ द एग्रीमेंट। यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3 एंड पिलर 4। पहला पिलर क्या है, गुड्स एंड मार्केट एक्सेस। न्यूजीलैंड ने भारत के जो गुड्स हैं और अपना मार्केट खोल दिया है उनके लिए, भारत के गुड्स के लिए। यहाँ पे 0 ड्यूटी ऑन 100% इंडियन एक्सपोर्ट्स, कैलिब्रेटेड प्रोटेक्शन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर एंड डेयरी। यहाँ देखेंगे कि मार्केट, न्यूजीलैंड ने तो भारत के गुड्स के लिए मार्केट खोला ही खोला है, मार्केट एक्सेस दिया ही दिया है। साथ में यहाँ पे एक और भारत ने बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है इसके साथ में, बड़े स्मार्ट तरीके से इसको साइन किया है कि हमारे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, खासकर एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर है,
इसको इस एग्रीमेंट से एफटीए से बाहर रखा है। ये बिग अचीवमेंट है भारत के लिए, है ना। और चूंकि न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, यहाँ के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, है ना, फेमस हैं। बट भारत को ये एक्सेस नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी, मतलब भारत ने एक्सेस दिया ही नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हमने एफटीए साइन कर लिया है। हमारे प्रोडक्ट्स तो जा सकते हैं न्यूजीलैंड, बट न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स उस हद तक हमारे यहाँ पर नहीं आ पाएंगे अभी। पिलर सेकंड है सर्विस एंड ह्यूमन कैपिटल। एमएफएन स्टेटस दिया है 39 जो सेक्टर्स हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आयुष रिकॉग्निशन है, अनप्रेसिडेंटेड स्टैम्प एंड स्किल्ड वीज़ा पेमेंट दिया गया है, पाथवे है। पिलर 3 में एग्रीकल्चर एंड टेक कोऑपरेशन, ये भी है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम अब न्यूजीलैंड के साथ में कोऑपरेशन करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन है, ये सब देखने को मिलेगा अभी आने वाले दिनों में आपको। फोर्थ है इन्वेस्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। जैसे मैंने बताया था कि लगभग $20 बिलियन का एफडीआई कमिटमेंट है न्यूजीलैंड का भारत के लिए, है ना। 48 आवर्स कस्टम क्लियरेंस मिलेगा यहाँ पे, ईयू लेवल जीआई प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे ईयू लेवल अभी हमने जो एफटीए साइन किया था ईयू के साथ में, वहाँ पर जीआई प्रोटेक्शन है हमारे प्रोडक्ट्स को, है ना। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर द टैरिफ स्ट्रेटजी देखते हैं, टोटल एक्सेस वर्सेस कैलिब्रेटेड प्रोटेक्शन। तो भारत को तो टोटल एक्सेस देखिए 100% एक्सेस मिला है यहाँ पे। 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस है फॉर इंडियन गुड्स अक्रॉस ऑल टैरिफ लाइंस, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग जीरो ड्यूटी एंट्री फॉर एमएसएमई, टेक्सटाइल एंड हैवी इंडस्ट्रीज। भारत के जितने भी जो क्या कहते हैं गुड्स हैं, चाहे एमएसएमई से रिलेटेड हो, टेक्सटाइल से रिलेटेड या हैवी इंडस्ट्री रिलेटेड, उनको 0% ड्यूटी लगने वाली है। तो इससे होगा कि अल्टीमेटली कि भारत की इकोनॉमी बहुत फास्ट तरीके से ग्रो करेगी। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं न्यूजीलैंड में बहुत तेज़ी से क्या करने वाले हैं, इंटर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इनसे क्या होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इस एफटीए की वजह से, है ना। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेते हैं हम। यहाँ पर बेसिकली कैलिब्रेटेड जो प्रोटेक्शन है इसके रिगार्डिंग ये क्या है और इसका भारत के संदर्भ में। अब देखिए यहाँ पर हमने 70% मार्केट एक्सेस दिया है न्यूजीलैंड को, और वो भी क्या है, QRT जैसे एप्पल, कीव्यूज, मेनुका, हनी, इनके रिगार्डिंग हमने क्या किया है यहाँ पर 70% टैरिफ लाइन ऑफर्ड मार्केट एक्सेस, है ना। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को अपने मार्केट में एक्सेस देने का ऑफर दिया है, लेकिन सब प्रोडक्ट्स के लिए नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ, टैरिफ लाइन का मतलब प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि मिल्क है, फ्रूट्स है, मशीन्स हैं, क्लॉथ्स, मेडिसिन है। इंडिया ने कहा है कि केवल 70% प्रोडक्ट्स कैटेगरीज पर न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स को कम टैक्स या इजी एंट्री मिलेगी। एग्जाम्पल सपोज ऐसा समझते हैं कि अगर न्यूजीलैंड एप्पल, वूल, मशीन एक्सपोर्ट करता है तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में आसानी से आ सकेंगे। यहाँ पर 29% टैरिफ लाइन एक्सक्लूजन दिया गया। इसका मतलब क्या है, देखेंगे यहाँ पर 29% जो है एक्सक्लूजन प्रोटेक्शन डोमेस्टिक इंटरेस्ट। इसमें क्या है, गार्ड्स, डेयरी, मिल्क, चीज़, योगर्ट, वेजिटेबल्स, अनियन, चना, कॉर्न, शुगर, कॉपर, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एंड जर्म्स ज्वेलरी। इसका मतलब है कि सिंपली कि जो लगभग 30% जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है को इंडिया ने डील से बाहर रखा है। सिंपल सा मतलब ये है, यानी उन प्रोडक्ट्स पर इंडिया अभी भी प्रोटेक्शन रखेगा। सेंसिटिव सेक्टर जैसे डेयरी है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर या कुछ लोकल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए टैक्स या रिस्ट्रिक्शन कंटिन्यू रह सकते हैं। अब इसमें रिकवर 95% ऑफ न्यूजीलैंड्स बायलैटरल ट्रेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। भले ही 30% कैटेगरी से एक्सक्लूड है, लेकिन जो प्रोडक्ट एक्चुअल ट्रेड में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं उनमें से 95% ट्रेड कवर हो जाता है। यानी न्यूजीलैंड हमको जो प्रोडक्ट बेसिकली एक्सपोर्ट करता है टोटल प्रोडक्ट का, इसी में 95% वो जो ट्रेड होता है उसका वो इसी में कवर हो जाता है। भले ही हमने 30% अपना मार्केट अभी, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले से भी एग्रीकल्चर जो या जो सेंसिटिव सेक्टर है उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। इजी वे में और समझते हैं ऐसे कि सोचो 100 प्रोडक्ट्स हैं, 70 प्रोडक्ट्स पर इजी एक्सेस दिया है, 30 प्रोडक्ट्स पर एक्सक्लूड किया गया है, उनको एक्सेस नहीं दिया है। लेकिन जो 70 प्रोडक्ट्स हैं वही मेन प्रोडक्ट्स हैं जिनका ट्रेड सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए 95% ट्रेड कवर हो जाता है उसका यहाँ पर, है ना।
अब मर्केंडाइज एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग हम लोगों ने समझ ही लिया कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट क्या होता है। इसका मतलब होता है कि फिजिकल गुड्स या सामान जो दूसरे देश में बेचना या एक्सपोर्ट करना होता है, उसको हम बोलते हैं। जैसे कि कपड़े है, राइस, मेडिसिन्स, मोबाइल फोन्स, मशीनरी, कार्स, ये इनको मर्केंडाइज एक्सपोर्ट बोलते हैं। सर्विसेज जानते हैं, मर्केंडाइज सर्विसेज क्या होता है? जैसे आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर, कंसल्टेंसी, टूरिज्म, ये सभी के सभी मर्केंडाइज सर्विसेज बोलते हैं बेसिकली, है ना। इनको बोलते हैं सर्विस एक्सपोर्ट, है ना। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमने इसकी बात की थी कैलिब्रेटेड बेसिकली प्रोटेक्शन की, है ना। तो कैलिब्रेटेड प्रोटेक्शन के होप्स हो कि आप समझ में आए। यहाँ पर एक और भी चीज़ है, जैसे टैरिफ रिडक्शन दिखाई देता है, 4.37% टैरिफ रिडक्शन, यानी कुछ प्रोडक्ट पर थोड़ा टैक्स कम लगेगा। जैसे वाइन है, फार्मा है, आयरन है, हमने इन पर थोड़ा सा कम किया है। पहले लगभग सपोज दैट 20% लगता था, तो अभी इन पे हमने 4.7% टैरिफ रिडक्शन किया है इनको लेकर। ठीक, यहाँ 35% फेस्ड ओवर 3 to 10 ईयर्स आपको ये दिखाई देता है। यहाँ पे पेट्रोलियम, वेजिटेबल ऑयल्स, मशीनरी, इसका क्या मतलब? कुछ प्रोडक्ट्स पर टैक्स धीरे धीरे 3 से 10 साल में कम होगा। जैसे पेट्रोलियम है, वेजिटेबल ऑयल्स है, मशीनरी है, इन पर जो है टैक्स क्या होगा, 3 से लेकर 10 साल में कम होने वाला है। तो हमने ये लाइन भी समझी, यहाँ पर ये भी समझा है। और ऊपर जो है 30% इमीडिएट बेसिकली आपको देखिए कि एलिमिनेशन दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ प्रोडक्ट्स पर तुरंत टैक्स हटा दिया जाता है, हटा दिया जाएगा। जैसे वुड है, वूल है, शीप मीट है, इन पर क्या 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 होगा कि तुरंत यहाँ पे बेसिकली इमीडिएट एलिमिनेशन मिलता है टैक्स का, है ना। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे एक और शब्द 0.06% TRQ, एप्पल, कीवी फ्रूट्स, मनुका, हनी, ये आपको देखने को मिलेगा। TRQ का मतलब है लिमिटेड क्वालिटी तक लो टैक्स रहता है। एग्जाम्पल है जैसे एप्पल है, कीवी फ्रूट्स है, मनुका हनी है ना। इसमें क्या होगा देखिए, जब भारत में सपोज दैट कि एप्पल्स का सीजन रहता है या कीवी फ्रूट्स का सीजन रहता है, तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टैक्स लगा सकते हैं उस समय, है ना। और जब इनका सीजन नहीं होता है भारत में एप्पल वगैरह का, कीवी फ्रूट्स का, तो क्या कर सकते हैं, हम इनको रिलैक्स दे सकते हैं। इसका मतलब ये है। तो हमको इस आसान भाषा में ये समझने को मिलता है यहाँ पर। ये पूरा होप्स हो कि आपको दोनों ही चीज़ें क्लियर होंगी। यानी भारत को टोटल एक्सेस है, हमने इनको कैलिब्रेटेड प्रोटेक्शन दिया हुआ है अपने उसको, और इनको कुछ हद तक एक्सेस थोड़ा सा कम रखा है ना। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं एग्रीकल्चर सिनर्जी, ट्राइंग एक्सेस टू प्रोडक्टिविटी। ये चार्ट बताता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एग्रीकल्चर सेक्टर में कोऑपरेशन होगा। मार्केट एक्सेस के बदले फार्मिंग प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने पर फोकस रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक यील्ड की। इसका क्या मतलब है? डोमेस्टिक यील्ड का मतलब है न्यूजीलैंड इंडिया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा और बेटर फार्मिंग टेक्निक्स देगा हम भारत को। यानी यहाँ पर न्यूजीलैंड क्या करेगा, सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करेगा और बेटर फार्मिंग टेक्निक्स भारत को प्रोवाइड करेगा। सिंपल मीनिंग समझते हैं, न्यूजीलैंड इंडिया के फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग देगा। जैसे बेटर सीड्स, प्लांटिंग मटेरियल्स, है ना, इसमें ये मिलने वाला है। हार्वेस्ट के बाद स्टोरेज मेथड कैसे रहने वाले हैं, सस्टेनेबल बी कीपिंग टेक्नोलॉजी, मॉडर्न फार्मिंग आइडियाज़। इसका रिजल्ट ये होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा भारत में, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और वेस्ट कम होगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कंट्रोल्ड एक्सेस देखते हैं। तो न्यूजीलैंड को कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए मार्केट एक्सेस मिलेगा। जैसे इंडिया न्यूजीलैंड के कुछ प्रोडक्ट को ही एंट्री देगा, जैसे एप्पल्स है, कीवी फ्रूट्स है, मनका हनी है, एल्यूमिन्स है। एल्यूमिन्स मतलब फूड या फार्मा यूज प्रोटीन जो प्रोडक्ट रहते हैं। इसका मतलब है कि सब प्रोडक्ट्स को कुछ का एक्सेस नहीं मिलेगा, सिर्फ सिलेक्टेड आइटम्स को यहाँ पर एक्सेस मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो TRQ सेफ गार्ड है। TRQ सेफ गार्ड का मतलब है टैरिफ रेट कोटा। सिंपल मीनिंग में समझते हैं इसको, लिमिटेड क्वांटिटी तक गुड्स को कम टैक्स पर आ सकते हैं। यानी लिमिटेड क्वांटिटी तक गुड्स कम टैक्स पर आ सकते हैं, उसके बाद ज़्यादा टैक्स लगेगा। सपोज दैट कि 10,000 एप्पल्स तक लो टैक्स रहेगा, उसके बाद हाई टैक्स लगा दिया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है। अब इसमें क्या इंक्लूड रहता है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस और सीजनल लिमिट, ये भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम इंपोर्ट प्राइस एंड सीजनल कांस्टेंट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक फार्मर। इसका क्या मतलब ये है, यानी जब इंडियन एप्पल सीजन हो तब इंपोर्ट्स कंट्रोल हो सकता है,
यानी भारत में जब एप्पल का सीजन होगा तब हम इंपोर्ट पर कंट्रोल लगा सकते हैं, वहाँ से एप्पल नहीं भारत में आएंगे, और आएंगे तो फिर उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे देखते हैं मैंडेट एक्सचेंज। मैंडेट एक्सचेंज का मतलब ये है एक्सेस टाइड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एक्शन प्लान, है ना। मतलब न्यूजीलैंड को मार्केट एक्सेस तभी मिलेगा जब वो इंडिया के एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। अब वो कैसे करेगा? ट्रेड के बदले टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट देगा हमारे फार्मर्स को। तो इसको बोलते हैं द मैंडेट एक्सचेंज, राइट। एक्सेस इज स्ट्रिक्टली ट्राई टू द डिलीवरी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एक्शन प्लान्स, ठीक है ना। ये आपको यहाँ देखा मैंडेट एक्सचेंज है ना। तो होप सो कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ है बीच में, मॉनिटर्ड बाय जॉइंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काउंसिल, है ना। अब यहाँ पे एक जॉइंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काउंसिल इस्टेब्लिश की जाएगी। इंडिया और न्यूजीलैंड मिलकर एक जॉइंट काउंसिल बनाएंगे जो चेक करेगी कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, फार्मर्स को फ़ायदा हो रहा है या नहीं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है या नहीं, और इम्पोर्ट लिमिट सही चल रहा है या नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक और शब्द था यहाँ पर, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस ग्रांटेड अक्रॉस 139 सेक्टर्स। इसका सिंपल मतलब ये है, एमएफएन का मतलब होता है कि किसी कंट्री को स्पेशल अनफेयर एडवांटेज देना नहीं, बल्कि बेस्ट इक्वल ट्रीटमेंट देना है। यानी अगर एक देश जो ट्रेड में अच्छी फैसिलिटी दी गई है एक देश को, तो एमएफएन स्टेटस वाले देश को भी वैसा ही फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि सपोज दैट अक्रॉस 39 सेक्टर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है 139 अलग अलग बिजनेस सर्विसेज सेक्टर्स में ये स्टेटस दिया जाता है। जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, आईटी सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन है, या टेलीकॉम है। तो सिंपल मीनिंग इसे ऐसे समझते हैं कि सपोज दैट अगर इंडिया ने न्यूजीलैंड को 139 सेक्टर्स में एंड 139 सेक्टर्स में एमएफएन स्टेटस दिया है, तो न्यूजीलैंड की कंपनीज को उन सेक्टर में फेयर चांस और इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर किसी और कंट्री की आईटी कंपनी इंडिया में इजीली काम कर सकती है, तो न्यूजीलैंड की आईटी कंपनी को भी सेम रूल्स मिलेंगे। मतलब यह है कि अगर न्यूजीलैंड ने सपोज दैट अमेरिकन किसी कंपनी को या ऑस्ट्रेलियन कंपनी को बहुत इजी एक्सेस दिया है किसी भी सेक्टर में, तो भारत की भी सेम कंपनी वहाँ पर वही इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फॉरेन कंपनीज आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, जॉब क्रिएट होंगे और बेटर सर्विसेज मिलेंगी। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक क्या क्या इसमें है, क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो सबसे बात करते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज। इसमें इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है, केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हैं, और प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग गुड्स पे अगर 2025 में देखें हम, तो कितना टैरिफ लगता था? 10%। इंडिया न्यूजीलैंड को कितना एक्सपोर्ट करता है? 136 मिलियन का इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता था, और उस पर 10% टैक्स लगता है। अब ये घट के कितना हो गया? 0%। सेम यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरीज जो हमने 2025 में एक्सपोर्ट किए न्यूजीलैंड को, लगभग $68 मिलियन की थी, उस पर 5% टैक्स लगता है, 0 हो जाएगा ये। सेम यहाँ पे केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ पर टैक्स 5% लगता था अभी तक, अब ये 0%। यहाँ पर प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स हैं, यहाँ पर देखेंगे आप 0%। इससे क्या होगा? हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग और हैवी इंडस्ट्रीज है, लगभग ये आप देखेंगे यहाँ पर तो 300 मिलियन डॉलर के समथिंग हमारा एक्सपोर्ट था, किसका? मैन्युफैक्चरिंग हैवी इंडस्ट्रीज में न्यूजीलैंड को। अब ये इतना तेजी से बढ़ेगा ये सेक्टर, जितना तेजी से बढ़ेगा तो यहाँ पर जॉब क्रिएशन होगा हमारे देश में, है ना। इकोनॉमिक जो है बूम आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी इस वजह से। नेक्स्ट सेक्टर है, हम लेबर इंटेंसिव एंड लाइफ स्टाइल गुड्स की बात करते हैं। टारगेटेड ग्रोथ फॉर एमएसएमई, विमेन वर्कर्स एंड ट्रेडिशनल आर्टिसंस। यहाँ पर देखते हैं टेक्सटाइल क्लॉथिंग है, फुट बियर है, लेदर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, स्पोर्ट गुड्स है। ये सारे के सारे हम एक्सपोर्ट करते थे, और लगभग इन पर 10 to 5% यहाँ पर टैक्स लगता ही लगता था। जैसे टेक्सटाइल क्लॉथिंग की बात करें तो हमने 2025 में 103 मिलियन डॉलर के समथिंग एक्सपोर्ट किया था न्यूजीलैंड को, और यहाँ पर 10% टैक्स लगता था, ठीक है ना। न्यूजीलैंड का जो टोटल इंपोर्ट मार्केट है वो लगभग 2.2 बिलियन डॉलर का है। अगर हम टेक्सटाइल और क्लॉथिंग की बात करते हैं तो इसमें एक बिगेस्ट शेयर मिलने वाला है भारत को। जैसे टैक्स कम हो जाएंगे ना, तो हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है अन्य देशों की अपेक्षा वो बहुत कम हो जाएगा, और हमारे जो प्रोडक्ट हैं भारत के,
तो उनकी सेल बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सकेगी यहाँ पर, है ना, सेलिंग अच्छे से होगी। फुटवियर की देखें यहाँ पर भी 10% टैक्स जीरो हो गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी 5% लगता था, यहाँ पर ये 0% हो गया है। और लेदर का भी और गुड्स का सारे सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि 0% हो जाता। अब बात करते हैं हम फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस की। जो 2025 के ईयर में हमने एक्सपोर्ट किया था लगभग $57 मिलियन का। पीक 5% टैरिफ एलिमिनेटेड कर दिया गया, यहाँ पर 5% टैक्स लगता था। अब इसके क्या होगा, मेजर रेगुलेटरी विन एक्सेप्टेंस ऑफ GAMP एंड GCP इंस्पेक्शन रिपोर्ट फ्रॉम कंपैरेबल रेगुलेटर्स, राइट। ये आपको दो एलिमिनेट्स डुप्लीकेट इंस्पेक्शंस, है ना। इससे क्या होगा, ड्रास्टिकली लोअर्स कंप्लायंसेस कॉस्ट एंड एक्सेलरेट प्रोडक्ट अप्रूवल। अब यहाँ से अप्रूवल हमको बहुत जल्दी मिलेगा न्यूजीलैंड से फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस पर। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड की बात करते हैं तो लगभग $108 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया था यहाँ न्यूजीलैंड को 2025 में। उससे 5% टैरिफ लगता है, ये एलिमिनेट कर दिया गया है। इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटेटिवनेस सेरल्स, फ्राइड ऑनियंस, एडिबल ऑयल्स, रेडी टू ईट प्रोसेस फूड भी है। जैसे भारत क्या करते हैं, रेडी टू ईट प्रोसेस फूड भी एक्सपोर्ट करता है न्यूजीलैंड। मरीन प्रोडक्ट्स आप देखने को मिलेगा कि बहुत सारे मरीन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें श्रिम्प बेसिकली न्यूजीलैंड को हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये भी अब बढ़ने वाला है क्योंकि इस पर 0% टैक्स हो गया है अभी। अब देखिए बात करते हैं कि यहाँ पर न्यूजीलैंड ने भारत को क्या बेस्ट ऑफर किया है। तो मार्केट एक्सेस सिक्योर्ड इन 118 सर्विस सेक्टर। हमारे देश के जो 118 सर्विस सेक्टर्स हैं, जैसे बैंकिंग है, टूरिज्म है, IT है, इन सर्विस सेक्टर्स को ऐसे 118 सर्विस सेक्टर्स को मार्केट एक्सेस दे दिया है टोटल न्यूजीलैंड ने। दूसरा है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया गया है। लगभग 139 जो सेक्टर्स हैं उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया गया है, स्टेटस दे दिया गया है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्या मतलब है। जैसे की IT सेक्टर्स, इससे जो की IT सेक्टर्स हैं जैसे IT, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड कंस्ट्रक्शन, इनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, फर्स्ट टाइम ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर अ ट्रेडिशनल मेडिसिन। हमारे भारत में जो आयुष है यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, इसको यहाँ पर ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया गया। यानी न्यूजीलैंड ने आयुष के एक्सेस को यहाँ पे बेसिकली ईजिली एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। यार हमारे यहाँ के जो आयुर्वेदा के जो डॉक्टर्स हैं या योगा या नेचुरोपैथी के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, है ना, जो स्किल्ड लोग हैं यूनानी सोबारिप्पा में या सिद्ध होम्योपैथी के, ये सारे के सारे लोग जाकर वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत सारा बेसिकली रेवेन्यू वहाँ से अर्न कर सकते हैं ना। तो पोजीशन इंडिया एज द प्रीमियर ग्लोबल हब फॉर मेडिकल वैल्यू ट्रैवल एंड वेलनेस ऑपरेटिंग अलोंगसाइड इंडिजिनस मायोरी हेल्थ प्रैक्टिसेस। जो उनकी मायोरी हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, ये हमारे जो भी